ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव सहानी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे, जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे, और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। यजमान, बेटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वो एक बहुत ही साधारण परिवार का है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं। हमें तो घर जमाई चाहिए। लेकिन यजमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है। ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। और फिर कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मां सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। ना इस घर में ढंग का सोफा है, ना गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। ए जी, आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी बातों पे विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। विमल बेटा, ये क्या है? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? माँ, ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? और इसीलिए हमारी रोज अनबन होती है। एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा के पास सब कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली है, मेरे बेटे का क्या हाल होगा? ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी ब्याह लाती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई। अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बलों को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ? क्या आज एक इंसान यहाँ खुद चलकर आया है? वो भी मेरा खाना बनने।
मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिलने? मुझसे? हाँ। वो भी खुद चल के? बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी कहानी सुनाई। उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी। तब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम डायन बनके यहीं गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में निकल सकोगी बाहर, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियां सरिता में चली गईं और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यहां पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर मां को ढूंढा, लेकिन मां कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तभी लक्ष्मी उस पर बरस गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और उसी समय सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी दरवाजे से पांव बाहर डाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे कर कर लक्ष्मी के पांव पकड़ लिए। अब तुम इस चौखट के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी, सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और बेचारी लक्ष्मी डायन से डरकर घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। तू कहाँ है माँ? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुन विमल बहुत डर जाता है। डर मत बेटा, बस मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया। जा रही हूँ, मगर एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं यहाँ फिर आ जाऊंगी। जी 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 माँ जी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। चाहिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। नीति का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि,
ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आसपास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो, देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ, ये देखो। ओह, इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो? मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी। खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके, शादी से पहले पापा और अब आप। ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसके 2 लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल रखती। निधि, 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं। हम लोगों ने शहर में 2 मकान भी ले लिए। दोनों की शादी खुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ ये तो है, मैं खुश हूँ। जिम्मेदारियाँ आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे। यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता। अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ पर? अब मैं आऊंगी कैसे? पापा से बात करती हूँ। देखो माँ, प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे? निधि, आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहां बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई चालाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए। और हाँ, घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी, पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटे की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो, जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि ना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा, अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती।
निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो? खाना नहीं खाती थी क्या? क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास। राकेश बेटे को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा, आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, वो माँ पर हावी रहती थी। अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेली रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे। निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है। समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है। वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था। जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं। और हाँ, हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ, कैसे नौकरी करोगी? ये अमेरिका है, दिल्ली नहीं। वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे। वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया, ना कभी कमी होने दी। पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा, तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुश हूँ। चाहिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। आंसू राधा बहन का इकलौता बेटा अमेरिका में रहता था। एक दिन राधा बहन का किराएदार कहता है, अरे माँ जी, अकेली बैठी रहती हैं, बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसे चली जाऊं, नई नई शादी हुई है, अभी तो थोड़ा बहू के साथ समय बिताएगा, तभी तो दोनों के बीच समझ बढ़ेगी ना। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, समझ बढ़ाने के लिए 5 साल काफी होते हैं। 5 साल की शादी को कोई नई शादी नहीं कहता। हाँ वो तो है, आया था पिछले साल उसका फोन, पूछ रहा था कैसी हो, पर अब तो काफी साल हो गए, कोई फोन भी नहीं आता। तभी फोन की बेल बजती है। लो, 100 साल की उम्र है, आ गया मेरे मयंक का फोन। अच्छा, कैसे पता कि ये फोन उसी का है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, माँ हूँ मैं। अरे रहने दो माँ जी, 1 साल से जिसका फोन नहीं आएगा वो अब क्या करेगा? होता भी वही है, फोन पर मयंक है। कैसी हो माँ? अरे बेटा, तेरी आवाज सुन ली, अब तो मौत भी क्यों ना आ जाए, बहुत याद आती है बेटा। माँ मैं वो ऑफिस में था। अच्छा माँ, वो रीना बोल रही थी कि तुम अकेली रहती हो इंडिया में, वो ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग भी तो हो रही हो, अकेले पकाना खिलाना, वो चाह रही है कि अब तुम यहीं आ जाओ, हम लोग साथ रहते हैं ना। राधा बहन की आंख से पानी गिरने लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माँ, हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटा, तेरे साथ रहूंगी, सुबह शाम तुझे देखूंगी, और क्या जीवन में है तेरे पापा के जाने के बाद। तभी बीच में बेटा माँ को रोक देता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, तो मैं आता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए। राधा बहन को तो मानो बुढ़ापे में किसी ने पंख दे दिए हो, उड़ी जा रही थी पूरे मोहल्ले में। अरे वो मयंक आ रहा है, अब तो अमेरिका जा रही हूँ मैं, वहीं रहूंगी। अच्छा है मौसी, आपका जीवन देखकर तो मुझे भी रोना आ जाता था। कोई बात नहीं मौसी, देर से ही सही सब अच्छा होने वाला है अब।
राधा बहन दौड़ दौड़ कर सामान ला रही थी। अरे इतना सामान तो 2 साल में भी कभी नहीं खरीदा जो 2 दिन में लिए जा रही हो मौसी। अरे बेटा आ रहा है ना अमेरिका से। अच्छा, तो पकवान बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। रात भर भूनना तलना ये सब प्रोग्राम चलता रहता है राधा बहन के घर में। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटा घर आता है। कौन? माँ, मैं मयंक। ये घर का क्या हाल बना रखा है, न सफाई न धुलाई, कैसा लग रहा है ये घर? घर तो ऐसा ही था बेटा, हमेशा से। बस तू थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? ये कमजोर नहीं फिट होता है माँ। वैसे और बता, क्या हाल है तेरे? बेटे के मुंह से हाल पूछने का अंदाज भले ही फॉर्मेलिटी वाला हो, लेकिन राधा बहन की आंख फिर भर आती है। अरे यार, ये तुम्हारी हर बात पर रोने की आदत न जाने कब जाकर खत्म होगी। सही कहती है रीना तुम्हारे लिए। रीना बहू क्या कहती है मेरे लिए? यही के बस यही एक आदत है तुम्हारी माँ की, इमोशनल ब्लैकमेल। अरे यार, अब इसमें रोने की क्या बात है? ना कुछ नहीं, बहुत दिन बाद तो घर आया ना तो क्या रोएगी? हाँ क्यों? अच्छा ये ले, तेरे लिए रात भर बैठकर ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। और ये अचार तुझे बहुत पसंद है ना? पसंद है नहीं माँ, पसंद थे। अब तो फिटनेस के लिए ये सारी फालतू चीजें मैं खाता भी नहीं हूँ। ये फालतू चीजें खाकर ही तो तू बड़ा हुआ है बेटा। अब रहने दे माँ, क्या क्या खिलाकर बड़ा किया है, मुंह मत खुलवा। कौन देशी घी में शक्कर डालकर पराठे के साथ खाता है? वो तो तुझे पसंद थे ना बेटा, तभी तो बनाती थी। नहीं बनाती थी तो रोता था तू। अरे तो रोने देती ना माँ, अब सारी समस्या उसी खाने से है शरीर में। वो तो भला हो रीना का, जो हेल्दी डाइट देकर सब मेंटेन कर रही है। राधा बहन बेटे की आने की खुशी में इतनी दीवानी थी कि उसे बेटे के बात का अंदाज और लहजा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा रुक, पालक वाली दाल बना देती हूँ। रहने दे माँ, मैं होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। इतने साल बाद होटल का खाना? माँ के खाने की याद नहीं आती थी? अरे माँ, फिर इमोशनल डायलॉग प्लीज माँ। अच्छा सुन, बहुत कम वक्त है हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सारी पैकिंग कर ले। और हाँ, इस घर को बेचना होगा। कैसी बात कर रहा है? तेरे पापा और मैंने एक एक पाई जोड़कर इस मकान को बनाया था। हाँ पर तू जा रही है ना, फिर कौन मेंटेन करेगा? कैसे क्या होगा माँ? मैं तो अब इंडिया आऊंगा भी नहीं। बेटा तो सो जाता है, लेकिन माँ घर का एक एक कोना घूम घूम कर देखती है। सही बात है, क्यों मोह माया जोड़ रही हूँ मैं इस घर से? आखिर बेटे के साथ रहना ही तो होता है हर माँ बाप को, लेकिन इनकी यादें हर एक कोने में है। खैर, औने पौने दामों में घर को बेच बेटा और माँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। माँ यहीं बैठ, मैं अभी आया। नहीं बेटा, मैं साथ रहूंगी, पहली दफा आ रही हूँ ना। अरे माँ, टिकट, बोर्डिंग, सामान, चेक इन, 10 काम है, करके आ रहा हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाना, यहाँ घबराहट होती रहेगी। बेटा माँ को समझाकर चला जाता है। माँ बैठी रह जाती है, लेकिन बेटा आता ही नहीं। एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि इस नाम का लड़का तो कब का अमेरिका की फ्लाइट लेकर उड़ चुका है। माँ किसी तरह अपने बीके हुए मकान में ही आ जाती है। मुझे कुछ दिन रहने दो, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कोई मजबूरी हो बेटे की। नया मकान मालिक कहता है। अरे माँ जी, कमरा तो मैं आपको दे दूं, पर भाड़े का क्या? पति की पेंशन भी है भैया। ठीक है, आप आराम से रहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी भी आ सकता है, अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो। चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। लड़का बनी बहू। पूरे 28 साल का हो चुका था ऋषभ, लेकिन शादी करने को तैयार ही नहीं था। माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जब भी किसी लड़की का रिश्ता ऋषभ के लिए लेकर आते तो वो शादी करने से साफ मना कर देता, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ऋषभ के माँ बाप को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। अरे ऋषभ बेटा, अच्छी खासी नौकरी लग गई है, दिखता भी इतना अच्छा है, आखिर बात क्या है, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देख, तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती।
अरे बेटा, अगर कोई लड़की तुझे पसंद हो तो उससे शादी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ऋषभ बेटा, अब देख तेरी माँ से भी काम नहीं होता। घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का माहौल भी अच्छा होगा और तेरी माँ को मदद भी मिल जाएगी। लेकिन मम्मी पापा कहाँ ना, मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं आती। अरे लड़कियां पसंद नहीं आती तो क्या लड़का पसंद आता है? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ऋषभ की बात सुनकर उसके माँ और पापा का सर चकरा जाता है। कुछ दिनों के लिए ऋषभ अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है और जब लौट कर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसके माँ पापा बेहोश होते होते रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये दीपक है, मेरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। दीपक तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकता है? अरे दीपिका होती तो बात समझ में भी आती, ये तो लड़का है। तो क्या हुआ पापा, आजकल तो ये सब फैशन में है और मैंने आपको बताया था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दीपक को दीपिका बनाकर ले आओगे। मुझे बहू चाहिए, बहू के रूप में, ये आदमी नहीं। लेकिन मम्मी जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मतलब करता हूँ। अरे इसको तो करता हूँ करती हूँ का अंतर भी नहीं पता। लेकर जाए इसे वापस। अगर आपने इसे घर से बाहर निकाला पापा तो मैं भी इसे के साथ चला जाऊंगा। मैं ऋषभ के बिना जी नहीं सकती, मेरा मतलब जी नहीं सकता। हमारा जिंदगी भर का साथ है, प्लीज हमें अलग मत कीजिए मम्मी जी, पापा जी। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया। तेरे बेटे को थोड़ी अकल दे दे, लड़के को बहू बनाकर घर में ले आया है। अब क्या होगा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? माँ बेकार में परेशान हो रही हो। दीपक आपके सारे काम करेगी और एक अच्छी बहू की तरह आपके साथ रहेगी, देखना। पहले तो खुद तो क्लियर कर ले कि यह कुछ करेगा या करेगी, बाद में हम सोचते हैं कि हम क्या करें। बहू के आने के बाद क्या करते हैं, मुंह दिखाई की रस्म, तो आप भी वही कर लीजिए। आप चाहे तो मैं पूरे मोहल्ले में न्योता दे आती हूँ। अरे रहने दे, तेरी वजह से बेइज्जती और ज्यादा होगी। आई बड़ी, अब मेरा मतलब है आया बड़ा न्योता देने वाला। अगले दिन सुबह के वक्त दीपक बड़ी नजाकत से चलता हुआ सबके लिए चाय बनाकर सुबह सुबह बालकनी में आ जाता है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। ये देखिए, चाय बिल्कुल आपकी पसंद की है। मुझे ऋषभ ने सब कुछ बता दिया था कि आपको क्या क्या पसंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नौटंकी है? नौटंकी कहाँ है? माँ देखिए तो, मेरा दीपक आपका कितना ख्याल रख रहा है। लाओ, अब जो भी है जैसी भी है, चाय पियेंगे ही सही। थोड़ी देर के बाद, वैसे दीपक, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अगले दिन, अजी सुनते हैं, आज पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। लग रहा है घुटनों में फिर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने वो दवाई दी थी, उसकी मालिश करो ना अपने घुटनों पर, आराम मिल जाएगा। वो क्या है ना, खुद के हाथों से ठीक से मालिश नहीं हो पाती। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। लाइए, मैं आपके पैरों पर मालिश कर देता हूँ, मेरा मतलब कर देती हूँ। अरे रहने दे, घर में बहू होती तो सेवा करती, यहाँ तो आदमी बहू बनकर बैठा हुआ है। मम्मी जी नाराज मत होइए, एक बार मुझे मौका तो दीजिए आपकी सेवा करने का। अच्छा ठीक है, ये ले दवाई लगा दे। दीपक बहुत अच्छे तरीके से घुटनों की मालिश करता है। थोड़ी देर के बाद, इतना आराम मिल रहा है क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है मेरे घुटनों में कभी तकलीफ थी ही नहीं। लगता है तुम्हारी लड़का बनी हुई बहू तुम्हें पसंद आने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इतने अच्छे से मालिश की, इसलिए मैंने इसकी तारीफ कर दी। मम्मी जी पापा जी आपस में लड़ाई नहीं करते। अच्छा आप ये बताइए, शाम के खाने में क्या खाएंगे?
पनीर दाल मखनी पुलाव कुछ भी स्पेशल बता दीजिए। अरे भाई ये सारी चीजें मुझे तो खाने में बहुत ही पसंद है। तुम क्या कोई औरत हो जो पनीर दाल मखनी बनाओगी? हाँ, अरे लड़का हो तो लड़के की तरह बिहेव किया करो ना। भले ही मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ, अब तो मैं ऋषभ की पत्नी और आपके घर की बहू हूँ, तो मुझे उसी तरह से रहना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें पसंद है बना लो। आदमी रसोई में खाना बनाते हुए कैसे लगते हैं, जरा मैं भी तो देखूं। शाम को दीपक सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। ऋषभ ऑफिस से जब लौट कर आता है, सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह, क्या गजब का पनीर और दाल मखनी बनाई है। ऐसा जायका तो होटल के खाने में भी नहीं आता। दीपक, कितना अच्छा खाना बनाती हो, मेरा मतलब बनाते हो। तुम्हारी इसी अदा की वजह से तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बहुत हो गया, आदमी होकर आदमी से प्यार करते हो। अरे लेकिन कुछ भी कहो, जरा खाना खा कर तो देखो ऋषभ की माँ, मजा आ जाएगा। हाँ वैसे बात तो आपकी सही है, खाना तो वाकई में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट पनीर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। कितना अच्छा होता अगर ये दीपिका होती। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ऋषभ के माँ और पापा ना केवल खुश होते हैं, बल्कि हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ। सुबह का वक्त था, सब लोग बालकनी में बैठकर सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहां आती है। अरे ये कौन है? रातों रात हमारा लड़की बहू बन गया क्या? मुझे लगता है कोई सपना देख रहा है। इतनी सुंदर बहू तो हमने सपने में भी नहीं देखी। देखा माँ, जादू हो गया जादू। अरे लेकिन ये है कौन? तुम्हारा वो आदमी वाला पत्नी कहाँ चला गया? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं दीपक नहीं, दीपिका हूँ। इतने दिन से लड़के के कपड़े पहनकर आपके घर में आपकी बहू बनी हुई थी। माँ, ये दीपक नहीं, दरअसल ये दीपिका थी, लेकिन इसे लड़कों की तरह रहने का शौक था और इसे लड़की की तरह रहना मंजूर नहीं था, इसलिए मैं इसे लड़के के रूप में आपकी बहू बनाकर यहाँ ले आया। तो फिर अचानक ये उसका हृदय परिवर्तन और रूप परिवर्तन कैसे हो गया? वो क्या है ना, मुझे बाद में एहसास हुआ कि आप लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि आपके बेटे ने एक लड़की के साथ शादी की है, इसलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई। हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारे जैसा, मेरा मतलब तुम्हारे जैसी बहू मिली, इतनी खूबसूरत और इतना ख्याल रखने वाली। भला हो भगवान का कि हमें लड़की बहू मिली है, लड़का बहू नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। मॉडल बहू, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट? ये इतनी सी नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता, इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है, इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना
घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है। भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूं तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है
और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है। चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।